क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप किसी शो की ज्यादा बात नहीं करते, उसको प्रमोट नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं करते बिकॉज यू नो कि वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर है या ऑलरेडी लोग उसके बारे में जानते हो, तो मैं एक्स्ट्रा क्या बताऊं, हर किसी ने तो देख ही रखा हुआ है। ऐसा ही मुझे लगता था, इसीलिए मैं अपोथेकेरी डायरीज के ऊपर आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया। सीजनल एनिमे वाले जो वीडियोस थे उनके अंदर डेफिनेटली मेंशन किया था जैसे जैसे देखते गया था, बट कल मेरे अंदर एक कीड़ा जागता है। मैंने बोला लोगों से पूछ के देख लेते हैं। मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस इंडिया की है, क्या इंडिया के अंदर लोगों ने इस शो को देख रखा है या नहीं? 62% लोगों का कहना है ना, उन्होंने अपोथेकेरी डायरीज नहीं देखा। व्हाट? मेरे फ्लैपर्स इतने गैस्टेड हो गए। मैंने बोला अब तो इसको प्रमोट करना पड़ेगा। ऑल्दो अपोथेकेरी डायरीज को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस शो को इंडिया के अंदर पॉपुलर करवाते हैं, तुम्हारी और हमारी जिम्मेवारी। क्यों और क्या ये शो जेन्युइनली इतना अच्छा है बादल? मैं उसके पीछे तुमको कुछ रीजंस दूंगा और 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा कि क्यों आपको ये शो नहीं देखना है। लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है ये अपोथेकेरी डायरीज, क्यों है ये अपोथेकेरी डायरीज और कहां पर है अपोथेकेरी डायरीज। फट दिया है। तो अपोथेकेरी डायरीज सेट है आज से कुछ 500-600 साल पहले चाइना जैसे दिखने वाले एक देश के अंदर। अब उसको एग्जैक्टली चाइना नहीं बोला, एक फिक्शनल कंट्री है, लेकिन वहां के कपड़े, वहां का स्ट्रक्चर वगैरह काफी कुछ रिजेंबल करता है चाइना से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो ग्रीन में आप लड़की देख रहे हो ना, वो पहले एपिसोड के पहले ही सीन में घर से किडनैप हो जाती है और किडनैपर उसको बेच देता है लेबर करने के लिए, गधा मजदूरी करने के लिए। कहां? रॉयल कैपिटल में, रॉयल पैलेस के अंदर, जहां पर एम्परर है, उसकी कई सारी रानियां हैं। लेकिन क्योंकि आप किडनैप होके आए हो तो आपको कपड़े धोने हैं, साफ सफाई करनी है। तो यही रीजन नंबर 1 है क्यों आपको ये शो देखना चाहिए, क्योंकि इसकी सेटिंग, अगर आपने काफी सारे एनिमे देख रखे हैं तो ये डिफरेंट फील होगा, क्योंकि ये जापान नहीं चाइना के अंदर टेक प्लेस करता है। और इसके अंदर की जो मेन कहानी है वो किसी लड़के को अपनी मम्मी को नहीं बचाना, अपनी फ्रेंड को दिया हुआ वादा पूरा नहीं करना, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं बनना है। इसकी कहानी का मेन कैरेक्टर ये लड़की है जिसको ट्रबल से दूर रखना है भाई। उसको मेडिसिन पसंद है, मेडिसिन के आसपास तुम जो करवा लो, और वो दिमाग की भी काफी ज्यादा शातिर है, उसकी डिडक्शन स्किल्स काफी बढ़िया है, जिसके कारण एक बार वो पैलेस में पहुंच गई तो उसके सामने काफी सारी मिस्टीरियस चीजें होती हैं और उसको अपना दिमाग लगाकर अपनी मेडिसिन वाली पावर यूज करके सॉल्व करना है। इसी रीजन के कारण मेन कैरेक्टर माओ माओ, नाम कितना बढ़िया है, एम्परर और उसके आसपास जो इंपॉर्टेंट पावरफुल लोग हैं उनकी नजरों में आती है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। वो बढ़ना नहीं चाहती, यही तो ट्विस्ट है कि उसको ये चाहिए ही नहीं। उसको बस चाहिए कि मुझे मेरी दवाई दे दो, मुझे एक छोटा सा कमरा दे दो, मैं अपना एक्सपेरिमेंट करके खुश रहूंगी। जिसके कारण रीजन नंबर 2 अपने सामने आता है क्यों आपको ये शो डेफिनेटली देखना है, क्योंकि इसकी मेन कैरेक्टर इतनी डिफरेंट है। अगर आप रेगुलर मेन स्ट्रीम एनिमे ज्यादा देखते हो तो उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स को काफी स्टीरियोटाइप किया गया है। माओ माओ उस पूरी भीड़ से एकदम अपोजिट और काफी दूर, काफी ऊपर। क्रंची रोल का एनिमे अवार्ड रिसेंटली खत्म हुआ और उसके अंदर डेफिनेटली कुछ विनर्स हैं जो मुझे लगता है यार कोई और जीता तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन बेस्ट मेन कैरेक्टर का अवार्ड कौन ले गया? माओ माओ ले गई, जिसमें सोलो लेवलिंग वाला भी था, गाचागुता, दान, माय हीरो एकेडेमिया, उन सबको पीछे छोड़ते हुए माओ माओ बेस्ट मेन कैरेक्टर, फीमेल भी नहीं। और सबसे बड़ी आयरनी है कि माओ माओ को एक ट्रेडिशनल फीमेल कैरेक्टर नहीं बनाया कि यहाँ पर वो एकदम क्यूट सी सा बिहेवियर दिखाए, अरे मैं कितनी लाचार हूँ मेरी मदद कर दो, हाई पिच आवाज में डायलॉग बोल बोल के क्यूटनेस वाला फैक्टर बढ़ाए। इस सब के एकदम अपोजिट है वो, फिर भी मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट में नॉमिनेट हो गई। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना रियल फील होता है ना, काफी लोग कनेक्ट कर जाते हैं। रीजन नंबर 3 आपको अपोथेकेरी डायरीज डेफिनेटली देखना है कि इसके अंदर का ड्रामा, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट अच्छा खासा चलता है। हर 2-3 एपिसोड में आपको एक नया केस देखने मिलेगा, तो वहां से थोड़ा थ्रिल ऐड हो जा रहा है कि हाँ ये दिमाग लगाकर पता कर रही है कि कौन किसने क्या गड़बड़ करी है। नेगेटिव पॉइंट में आ सकता था ये अगर इसी फॉर्मेट को वो लोग कंटिन्यू रखते, क्योंकि एक टाइम के बाद लगता है यार अब फिर घुमा फिरा के वही दिखा रहे हो। लेकिन नहीं, ये सारे छोटे छोटे केसेस के नीचे एक बड़ी स्टोरी लाइन चल रही है और वो सीजन 2 में आके जब फ्रंट सीट लेती है। माओ माओ के साथ साथ बाकी सारे कैरेक्टर से हम लोग इतना कनेक्ट हो चुके हैं ना कि जेन्युइनली डर लगता है कि अब क्या होगा। मतलब डर थोड़ा सा गलत वर्ड हो गया, क्यूरियोसिटी होती है, टेंशन होता है, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में है भाई। सीजन नंबर 2 इसका अभी तक अगर मैंने नहीं बताया तो इसके टोटल 2 सीजन है, 48 एपिसोड। और जब से ये आ रहा है तब से मैं इसको देख रहा हूँ, जेन्युइनली आइडिया नहीं लगा कि मैंने कब ऑलमोस्ट 50 एपिसोड देख लिए हैं, क्योंकि सीजन नंबर 2 स्टेक्स को यहाँ पर लेके जाता है। जब आप राजाओं के बीच में खेलोगे तो डेफिनेटली डेंजर होने वाला है, लेकिन उसी डेंजर के बीच में कुछ ऐसे भी सीन आएंगे जहाँ तुम्हारा दिल एकदम धक 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 करने लगेगा वो फ्रॉग वाले पे। तो ओवरऑल इसकी राइटिंग काफी बढ़िया है, इसके कैरेक्टर्स काफी बढ़िया है। एक बार आप कनेक्ट कर गए, इसके ड्रामा के अंदर हुक हो गया तो बहुत मजा आएगा। जिसके साथ में अटैच होने वाले और भी पॉजिटिव पॉइंट्स है कि इसका एनिमेशन ओवरऑल काफी बढ़िया है, इसके कलर्स काफी बढ़िया है, म्यूजिक की बात ले लो, वॉइस एक्टिंग की बात ले लो,
ट्विस्ट वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए आपको अपोथेकेरी डायरीज ट्राई करना है, डेफिनेटली देखना है। लेकिन बिडू ऐसा 2 पॉइंट है जहां पर आप इसको ना देखो तो ही बेटर है। सबसे पहला कि अगर आप 14 साल के हैं और आपको सिर्फ एक्शन एनिमे देखना पसंद है तो आप कृपया करके अपोथेकेरी डायरीज ना देखें, क्योंकि एक्शन के नाम पे आई डोंट थिंक सीजन 1 में कुछ देखने मिलेगा। सीजन 2 में डेफिनेटली चीजें ऊपर जाती हैं और आप उसको एक्शन एक तरीके से कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो ट्रेडिशनल सेंस वाला नहीं कि हीरो चिल्ला के पावर अप ले लिया, वैसा शो है ही नहीं भाई। रीजन नंबर 2, यू शुड नॉट वॉच अपोथेकेरी डायरीज अगर आप 14 साल के नहीं हो लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एक्शन देखना पसंद है। मतलब ड्रामा क्या होता है, छीछी थुथु। मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं बैठकर अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसके अंदर दिमाग लगा पाऊं, या फिर एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर फ्लेक्स करके ऑरा फॉर्म नहीं किया तो मेरे को मजा ही नहीं आता है। तो कृपया करके आप अपोथेकेरी डायरीज ना देखें। लेकिन जाने से पहले आखिरी रीजन क्यों आपको ये देखना है, इसकी रेटिंग चेक कर लो। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, मॉकटेल पे ऑलमोस्ट 900 वोट पड़े हुए, जिसमें से 74 इज परफेक्शन, विच इज द हाईएस्ट ओपिनियन यू कैन गिव। उसमें भी सीजन 1 इसका 69 पे था, बट सीजन 2 जंप करता है 80% परफेक्शन। तो इसीलिए अगर आप देखने का मन बना रहे हो तो एक ठंडे दिमाग से थोड़ा टाइम देकर देखना। ये वैसा शो नहीं है कि आपका दिमाग एकदम उड़ा कर रख देगा, ओ माय गॉड क्या देख लिया मैंने, स्पेशली सीजन 1 के अंदर। सीजन 2 में डेफिनेटली हम लोग वो टेरिटरी अप्रोच करते हैं। तो इसलिए आप भी अपोथेकेरी डायरीज देखिए, इंडिया के अंदर इसको पॉपुलर करिए, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के भी मुंह पे दे मारना। एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब करने के बाद वोकलिस्ट ओमकार को शाउट आउट है।